नमस्कार भारत, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रोजेक्ट इनकलाब में। तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आज हम देखेंगे क्या टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी से कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता, कॉम्प्लेक्सिटी से हमें आसानी होती है। जितना टफ़ लग रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी है तो मतलब उतना टफ़ नहीं है, आसान है, आसान टॉपिक है। तो बस कॉम्प्लेक्सिटी देख के डर मत जाना, ठीक। तो ये एक आसान टॉपिक है। अब इसमें हमको क्या पढ़ना होगा? टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक। अब ये होती क्या है? अब सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो अब ये देखो, जैसे तुम कोई काम करते हो, जैसे समझ लो तुम्हें गड्ढा खोदना है, ठीक। गड्ढा खोद रहे हो तो गड्ढा खोदने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा, तो ये डिफाइन करेगा कि तुमने कितना टाइम लिया, समझे। वैसे ही अगर तुमको कोई काम करना हो, जैसे समझ लो मैगी बनानी हो, अब मैगी में तो लिखता है 2 मिनट में बन जाती है, तो 2 मिनट नूडल्स यानी 2 मिनट में हम मैगी बना लेंगे। कभी बनती नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगर हम मैगी 2 मिनट में बना लेते हैं, हमको क्या करना है? हमको अपने कंप्यूटर से वो मैगी बनवानी है, समझ लो। जैसे एक काम हो गया मैगी बनाना, तो हमें कंप्यूटर को भी एक काम देना है, तो वो कंप्यूटर हमारा कितना टाइम ले रहा है मैगी बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए असली काम कंप्यूटर का क्या होता है? कंप्यूटिंग करना ना। तो वो टास्क करने में को कंप्यूटर कितना टाइम ले रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके बेसिस पे है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? काम के ऊपर ना, हम कौन सा काम दे रहे हैं। अब जैसे मैगी तुम 2 मिनट में बना लेते हो, खाना बनाने जाओगे कितना टाइम लगेगा? वैसे ही कंप्यूटर अगर कोई काम कर रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, किस प्रोसीजर से काम कर रहा है, इसके लिए हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है हम कौन से प्रोसीजर से काम कर रहे हैं, और ठीक, इतना बहुत है। कौन से प्रोसीजर से काम कर रहे हैं और कौन सा काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात। अब मैगी बना रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए तुम जा रहे हो, कहाँ से? यहाँ से रोड तक जा रहे हो, तो पैदल जा रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, गाड़ी पे जा रहे हो तो कम टाइम लगेगा। तो वही काम है ना, वही बात है ना। हम काम कर रहे हैं लेकिन किस प्रोसीजर से कर रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट रखता है। तो काम प्लस प्रोसीजर, ये दोनों डिफाइन करते हैं क्या? तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो वैसे ही कंप्यूटर के टर्म्स में अगर हम ले जाएं, तो कंप्यूटर के टर्म्स में हम ले जाते हैं तो क्या? प्रोसीजर और उसका काम, दो चीज़ डिफाइन करती हैं कि कितना टाइम लेगा वो उस ऑपरेशन को करने में, ठीक। अब यहाँ एग्जांपल, इसको थोड़ा और डीप में समझने के लिए हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमको एरे का पढ़ना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कितना टाइम ले रहा है, तो हम एक एरे बना लेते हैं। अब एरे में नंबर को फिल कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। 5 7 8 9 10 12 15 17 19 एंड 20, ये सब तुम्हारे एरे के मेंबर्स हो गए, ठीक। अब एरे के मेंबर्स हो गए, अब तुमको क्या करना है? तुमको समझ लो सारे मेंबर्स को ऐड करना है, सारे मेंबर्स को ऐड करना है। तो क्या करोगे? सबके पास जाओगे ना, पहले इसके पास जाओगे, फिर इसके पास जाओगे, फिर इसके पास। अब कितने मेंबर्स हैं? 10 है ना, यहाँ पे हमने बताया है तो 10 हो गए ना, हमने बनाया है 10 तो 10 है। लेकिन सारे प्रॉब्लम्स में तो 10 साइज़ का एरे नहीं लेते ना, कहीं 2 ले लेते, कहीं 5 ले लेते, कहीं 10 100 मिलियन बिलियन और पता नहीं कितने बड़े बड़े एरे ले सकते हैं ना एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे हम कोई नंबर स्पेसिफिक ना दे के हम क्या लिखते हैं? n। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हो गए। हम स्पेसिफिक ना लेके हम लिख देते हैं कि इस एरे में n एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमको नंबर इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको सबके पास जाना पड़ेगा ना। पहले इसको उठाएंगे, 5 उठाएंगे, फिर 7 उठाएंगे, फिर 8 उठाएंगे, फिर 9 उठाएंगे। तो मतलब हमको सबके पास जाना पड़ेगा। सबके पास जाना पड़ेगा यानी कितनी पासेस हो जाएंगे, कितने बार में जाना पड़ेगा? n बार में। तो इसी को हम कहते हैं क्या? डिग्री ऑफ n, या यही ना, बिग O ऑफ n। बिग O ना कहो, यहाँ पे डिग्री कहो तो ज़्यादा सही है। तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हम बाद में पढ़ेंगे। क्या? बिग O, थीटा और ओमेगा, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले ये देखते हैं कि डिग्री होती क्या है।
ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं। ठीक, पहले इसमें महारत हासिल हो जाए तब ना आगे पढ़ेंगे। तो ये बिग ओ ऑफ एन यानी किस पे डिपेंड किया, हमारे कितने मेंबर्स हैं। तो इसको अगर हमको प्रोग्राम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम यही तो लिखेंगे फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोसीजर हो, अगर ऐड का होगा तो ऐड का लिखेंगे तो ख़त्म। एक फॉर लूप लगा है यानी इसका थीटा n ना, यही तो होगा। ठीक, तो ये ऑर्डर ऑफ n हो गया ना। अगर हमको क्या करना है, सारे मेंबर्स को या तो ऐड करना है या तो एक्सेस करना है, तो हम ऑर्डर ऑफ n, ये हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, ये तो पहला एग्जांपल था। तो हमने क्या यहाँ पे सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमको जानना हो तो हम क्या करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानने के लिए या तो हम प्रोसीजर देखते हैं कि हम कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे तो सबको पहले एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के साथ साथ उनको ऐड कर सकते हो ना, इसको उठाया ऐड किया, इसको उठाया ऐड किया, इसको उठाया ऐड किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सबको एक साथ एक बार में एक ही तो आएगा, यानी हम सबको ऐड कर रहे हैं। अब ऐड कर रहे हैं यानी इसका ऑर्डर ऑफ n आएगा। ठीक, या तो इसकी प्रोसीजर से देख सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या दूसरा हमने ये सीखा कि दूसरा हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसके प्रोग्राम या कोड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कोड के थ्रू भी हम ये देख सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। यहाँ पे हम क्या फॉर का यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप का। अब फॉर लूप में 0 से लेके n तक चल रहा है, यानी n बार चला ना लूप, n बार लूप चला, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। समझे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं, या तो हम इसके प्रोसीजर से निकालते हैं या तो हम इसके कोड से निकालते हैं। समझ में आया। अब ये तो पहला एग्जांपल था कि हमने ऐड ले लिया। अब अब तुम कह दो कि फॉर लूप में चलो हमेशा मतलब ऑर्डर ऑफ n ही आता है, ये ना समझ लेना कि यहाँ पे 0 to n देखा, ऑर्डर ऑफ n चिपका के चले हैं, चलो सही हो गया ना, ऐसा भी नहीं है। अब देखो क्या है, तुमने यहाँ पे प्रोसीजर चेंज किया। प्रोसीजर क्या चेंज किया, अब तुम समझ लो यहाँ पे 0 1 2 3 4 इंडेक्स हो गए, ये सब ठीक इंडेक्स हो गया। अब तुम पहले एलिमेंट पे बैठे हो, तुमको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करोगे, सारे एलिमेंट से करोगे। सॉर्टिंग में करते हैं ना, सॉर्टिंग आगे सीखेंगे अभी अच्छे से। तो मान लो जैसे पहले एलिमेंट पे बैठे हो, तुमको कंपेयर करना है कि ये इसकी सही जगह है कि नहीं ना। तो क्या करोगे, दूसरे से कंपेयर करोगे, फिर तीसरे से, तो एक कंपेयर 2 3 4 ऐसे सबसे कंपेयर करोगे ना। पहला 5 जब कंपेयर हो जाएगा फिर 7 को कंपेयर करोगे, फिर 7 सबसे कंपेयर होगा, फिर 8 करोगे तो 8 सबसे कंपेयर होगा। तो पहले तुम्हारे कितने थे, n वेरिएबल्स थे ना, n वेरिएबल्स थे, कितनों से कंपेयर होंगे, n से, यानी n क्रॉस n। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया, हम पहले एलिमेंट पे बैठे हैं, पहले एलिमेंट पे अगर मान लो 1 पे बैठे हैं तो कितने हमको कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 10 करने पड़ेंगे ना। बाकी एक है, क्या किया, एक ने 1 2 3 4 सबसे क्या किया, कंपेयर किया, फिर दूसरे ने भी सबसे कंपेयर किया, फिर तीसरे ने भी सबसे कंपेयर किया। तो यानी n वेरिएबल्स हैं तो कितने से कंपेयर करेंगे, n से। तो n क्रॉस n हो जाएगा, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। समझे। तो अब इसको कोड में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर लूप था, तो फॉर लूप के अंदर हम दूसरा फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, दूसरा फॉर लूप लगाया। ठीक, तो अब दूसरा फॉर लूप आ गया, यानी फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, ऑर्डर ऑफ n, और दूसरे फॉर लूप की ऑर्डर ऑफ n। तो n क्रॉस n यानी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे। ठीक, इतना हुआ। अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। ये तो दूसरा प्रोसीजर था जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकाला। सेम फॉर लूप है ना, हमने क्या किया, खाली प्रोसीजर चेंज कर दिया। पहले में हमने क्या कर रहे थे, सबको या तो एक्सेस कर रहे थे या तो ऐड कर रहे थे, तो सबको एक बार मिलना पड़ रहा था, यानी ऑर्डर ऑफ n। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो एक सबसे कंपेयर करेगा, इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर आगे वाले से करेगा। तो एक सबसे किया,
फिर दूसरा भी सबसे किया, फिर तीसरा भी सबसे किया, तो n वाला भी सबसे करेगा, यानी n क्रॉस n हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और प्रोसीजर देखते हैं, थोड़े नए मेथड देखते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेंटर पे आ गए, कितना 5 6 7 8 9, तो सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक, हम सेंटर पे बैठे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमेशा हाफ कर दे रहे हैं। होती ना, कौन सी सॉर्टिंग होती है बताना, नाम कमेंट में बताना कौन सी सॉर्टिंग है अगर जानते हो तो। हम यहाँ पे हैं, इसके बाद हाफ़ कर देते हैं, हाफ़ कर देंगे तो 4 का हाफ 2, फिर उसका हाफ़ करेंगे तो ऐसे मतलब हाफ़ करते जाएंगे हर बार। तो हर बार हाफ़ कर रहे हैं लिस्ट को हर बार हाफ़ कर रहे हैं हमारी शॉर्टिंग करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं ना, लिस्ट को हर बार 2 पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। जब यहाँ पे बैठे थे तो आधी इधर आधी इधर, फिर जब ये आधी लिस्ट बची, एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे पूरी लिस्ट थी, अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो आधी लिस्ट यहाँ चली गई, तो तुम्हारी आधी लिस्ट ये हो गई 5 7 8 9। अब इसका आधा कहाँ पे जाएगा, इसका आधा कहाँ पे जाएगा, इसका आधा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ठीक, अब जाएगा तो क्या हम करेंगे, फिर से 0 to 3 यानी 4/2 यानी 2, यानी यहाँ पे जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, यानी हर फिर से इसको मान के फिर टूट जाएगी 2 पार्ट में लिस्ट, यानी हर बार में हम लिस्ट को डिवाइड कर रहे हैं। तो उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है, जब हम हर बार डिवाइड करते हैं उसका ऑर्डर होता है log n तब हम यूज़ करते हैं जब वो हमेशा हर बार 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, समझे। जैसे यहाँ पे देखा, बाइनरी ट्री याद है ना, 5 7 8 9 11 13 17। मान लो ये कोई बाइनरी लिस्ट है, बाइनरी ट्री है ना, बाइनरी ट्री है। अब इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होती है, हाइट कैसे निकालते हैं, पहला दूसरा तीसरा 3 लेवल है, तो यानी ये 3 लेवल, या इसकी हाइट कितनी होगी 3 ना, इसकी हाइट कितनी होगी 3। अब ये देख रहे हो हर बार में टूट रहा है, तो एक था, एक से पहले 2 बने, फिर 2 से 4 बने, यानी हर बार में डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका भी क्या होगा, log of 2 log n base 2, ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा किसका, बाइनरी ट्री का। वैसे यहाँ पे हर बार 2 में टूट रहा था, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, log n of base 2, log n base 2, यही तो हो जाएगा ऑर्डर। ठीक, तो जब हर एक लिस्ट हर बार 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है तो उसका ऑर्डर आएगा ऑर्डर log n base 2। ठीक, समझ में आया, क्लियर। अब ये तो एरे था, अब इस पर ये सब प्रोसीजर किया, तो इसको हम या तो वाइल लूप से लिख सकते हैं। अब इसको करते कैसे हैं फॉर लूप में, इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हम या तो i = i डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, या तो वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं, वही तो करेंगे ना। हर बार हाफ में टूट जा रही है, हर बार हाफ में टूट जा रही है, तो वाइल लूप का यूज़ करते हैं हम। चलो वाइल लूप का यूज़ करते हैं, तो इंट n मान लिया। अब क्या करते हैं, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 1, i = i डिवाइडेड बाई 2। अगर अच्छा आई लिया, चलो आई ले लेते हैं यहाँ पे। समझ में आया, ये हो जाएगा ना, आई लिया, और हर बार जब तक 1 ना हो जाए तब तक आई हाफ में हो जा रहा है, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर log n base 2। समझ में आया, दिख रहा है ना। ठीक, ऑर्डर log n base 2। ठीक, तो ये तब होता है जब हमारी लिस्ट हर बार हाफ में टूट जाती है। अब ये क्या बना है, ये तुम्हारी बनी है लिंक लिस्ट, कुछ लिख लो 5 7 8 9, समझ लो ये लिंक लिस्ट है। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसमें भी अगर तुम्हें एक्सेस करना होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ n होगा ना। यहाँ पे अभी हम बिग O की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n होगा डायरेक्टली। कैसे, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4,
4 हैं, 10 हुए, 15, n कुछ भी हो सकते हैं ना, तो यहाँ n मान लेते हैं ना, तो ऑर्डर ऑफ n आप कह दोगे इसके आगे जो ये है बना है क्या है, ये जो एड्रेस स्टोर किए हुए इसकी भी तो वैल्यू लेंगे तो 2n हो जाएगी। लेकिन हम क्या लेते हैं डिग्री में, खाली वेरिएबल लेते हैं ना, 2 का कोई तो मतलब नहीं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगी इसका बिग O ऑफ n, समझे। वैसे ही मैट्रिक्स अगर हम ले लें, मैट्रिक्स में कुछ डाल लेते हैं 10, 12, 13, 17, 5, 8, 7, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 7, 8, 9, ठीक। अगर हम मान लेते हैं ये मैट्रिक्स गिवन है तो इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, कितने मेंबर्स हैं, n इधर n इधर, 4 इधर हैं 4 इधर हैं, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, n इधर n इधर, यानी बिग O ऑफ n स्क्वायर, इसकी भी तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, समझे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है हम कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं ना, ये इसी पे तो डिपेंड करती है मेनली, कौन सा हम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, किस वे में हमने एरे को लिखा या उसको एक्सेस किया या हमने उसको कंपैरिजन किया, हम कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, इसी पे तो डिपेंड करती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए हम ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ जो भी आए, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, एरे की, लिंक्ड लिस्ट की, मैट्रिक्स की, बाइनरी ट्री की, और भी होती है, ठीक। लेकिन अभी बेसिक हमको पता चल गया ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इतना आया। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हम मेमोरी में कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक। अगर हम जैसे 2 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो 2 ही बाइट की स्पेस तो मिलेगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हम कितनी स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जितनी कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो भैया मेमोरी लीक एक प्रोसीजर है ना। मेमोरी लीक कब होती है, जब हम मेमोरी पे मेमोरी भरते रहते हैं और उसको रिलीज़ नहीं करते, तो एक टाइम ऐसा आता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है और इसी मेमोरी लॉस को हम मेमोरी लीक कहते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम कम स्पेस का यूज़ करते हैं। और जब भी हमें अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ नहीं करते हैं, उसकी वजह हम क्या करते हैं, उसकी वजह हम हीप मेमोरी में अगर हम क्या करते हैं, उसकी वजह अगर हम हीप मेमोरी में डेटा ले लेते हैं या डेटा एक्सेस करते हैं तो हमें उसे डी एलोकेट करना पड़ता है ना। तो उसमें हमको मेमोरी छोड़नी पड़ती है। जब यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या है, जब हम जैसे ही हमारा स्कोप एंड हो जाता है वैसे ही हमारी मेमोरी रिलीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, पॉइंटर बनाते हैं कहाँ पे, हीप मेमोरी में, तो वहाँ पे हमको डी एलोकेट करना पड़ता है ना। किस लिए, क्योंकि मेमोरी लीक ना हो। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई कि हम कितना स्पेस ले रहे हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में, या उसको वही ना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, किसका, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और कोड्स लेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इसी के बेसिस पे हम और आगे पढ़ेंगे इसमें। अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, ये लेक्चर अभी क्या है, ये इस लेक्चर में हमने खाली अभी बेसिक्स सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिफरेंट कोड्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसमें हम थोड़ा और डीप में जाएंगे, ठीक। तो इसी के साथ ये इस वीडियो का ये पार्ट हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।